नमस्कार साथियों, आज हम लोग बुद्धिलब्ध इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे इसका सूत्र होता है कि बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100, यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसी सूत्र के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले एक तो बुद्धि मापन भी हम लोग देखे थे, बुद्धि के सिद्धांत ही, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बुद्धि मापन और बुद्धि सिद्धांत से बड़ा क्वेश्चन बनते हैं। उससे संबंधित सटा वो बुद्धिलब्धि है कि किसकी कितनी बुद्धिलब्धि है, उसी के आधार पर उसकी जीनियस है कि प्रतिभाशाली है कि औसत है कि मंद है, उस आधार पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसी की बुद्धिलब्धि अगर 140 से ऊपर है तो ये किस श्रेणी में आता है, तो जीनियस। अब देखेंगे आइंस्टीन को लोग बताते हैं कि उनकी बुद्धिलब्धि जो है 165 से भी ऊपर थी। बुद्धिलब्धि के आधार पर ही जो किसी चीज़ को पढ़ना, समझना, याद करना, जो हमारे देश या विदेश पूरे संसार में जो महान विद्वान लोग हुए हैं उनकी बुद्धिलब्धि बहुत ज़्यादा रही है। जो चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उस चीज़ को भूलते नहीं। उनके दिमाग में ऐसी जो है न्यूरॉन्स होते हैं कि उनको कैच कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उसकी खैर उनका अलग विषय हो जाएगा। हम लोग बुद्धिलब्धि के बारे में देखेंगे कि बुद्धिलब्धि, अब देखेंगे कि टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धिलब्धि का एक चार्ट दिया था। 140 से जो एबव होंगे, जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से एबव होगी, वो जीनियस होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। और 120 से लेकर के 139 तक जो होंगे वो अति श्रेष्ठ होंगे, एबव सुपीरियर होंगे। और फिर उसके बाद जो है 110 से लेकर के 119 तक के जो होंगे वो सुपीरियर होंगे, यानी श्रेष्ठ होंगे, प्रखर होंगे। और 90 से लेकर के 109 तक के जो होंगे वो जो है औसत लेवल के, एवरेज लेवल के होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए पूछ दिया आपका कि किसी की बुद्धिलब्धि 100 है तो आप क्या बताएंगे, वो औसत लेवल का है। किसी की बुद्धिलब्धि मान लीजिए कह दिया 135 है तो क्या हो जाएगा, वो अति श्रेष्ठ हो जाएगा। किसी की बुद्धिलब्धि 145 है तो जीनियस हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, बुद्धि मापन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था 1905 में, और उन्होंने मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया था 1905 से पहले। किसी की बुद्धि के बारे में जब मापन होता था कि इनकी बुद्धि कैसी है, तो उनके शारीरिक रचना के आधार पर उनकी बुद्धि का मापन होता था कि देखने में हैंडसम है, स्मार्ट है, स्वस्थ है, तो इस आधार पे कहा जाता था कि ये बुद्धिमान होगा। लेकिन 1905 के बाद 1911 तक मानसिक आय के आधार पर, चूँकि 1905 में बिने ने मानसिक शब्द का प्रयोग कर दिया, तो 1911 तक मानसिक आय के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाने लगा कि ये बुद्धिमान है या इतने हैं, तेज हैं। फिर 1905 से लेकर के 1911 तक की बात, 1911 से लेकर के 1916 तक बुद्धिलब्धि शब्द के द्वारा जो है बुद्धि का मापन होने लगा। अब आप कहेंगे कि सर बुद्धिलब्धि का प्रयोग टर्मन ने 1916 में दिया, लेकिन बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने दे दिया था 1911 में। लेकिन उस समय क्या था, केवल मानसिक आय बटा वास्तविक आय थी। लेकिन जो टर्मन ने बुद्धिलब्धि दिया, जो इस समय जिस बुद्धिलब्धि के सूत्र से हम लोग उनकी बुद्धिलब्धि निकालते हैं, मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 जो होती है, वो किसने दिया, टर्मन ने दिया। इसको 1916 में दिया। तो इस तरीके से अच्छा ये भी चीज़ जान जाएंगे कि बुद्धिलब्धि जो निकाली जाती है तो उसमें मानसिक आय और वास्तविक आय का जो एक तरीके से लेख रहता है, जो वर्णन होता है, वो लगभग 16 वर्ष से नीचे तक के ही बच्चों की बुद्धिलब्धि निकाली जाती है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को आया था कि हमारे यहाँ जो है बुद्धि का विकास किस वर्ष तक होता है, तो हमारे यहाँ बुद्धि का विकास 25 वर्ष तक होता है भारत में। लेकिन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर होती है तो बुद्धि का विकास ये माना जाता है कि 15 से 16 यानी 16 से 20 वर्ष तक बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। तो इसलिए चूँकि ये
क्वेश्चन है कि 16 वर्ष तक के ही नीचे के बच्चों की बुद्धि लब्धि का आकलन हम करके जो एक चार्ट टर्म ने दिया था कि 140 से जो ऊपर होंगे जीनियस होंगे, 120 से 139 जो होंगे अतिश्रेष्ठ होंगे, 110 से 119 जो होंगे वो श्रेष्ठ होंगे सुपीरियर, 90 से लेकर के 109 होंगे औसत होंगे, और जो 80 से लेकर के 89 होंगे मंद होंगे पिछड़े होंगे, और 70 से लेकर के 79 जो होंगे वो निर्बल बुद्धि के फीबल होंगे, 50 से लेकर के 69 तक के मूर्ख होंगे, 25 से लेकर 49 तक के जो है मूढ़ होंगे, और 0 से 24 तक के जड़ होंगे। तो इस तरीके से ये बुद्धि लब्धि। अब अच्छा इसमें ये भी बनता है कि देखेंगे कि 1% यानी 100 में 1% जो है जीनियस होंगे, और फिर उसके बाद यानी जो बुद्धि लब्धि होती है 5% जो है अतिश्रेष्ठ होंगे, 14% जो है श्रेष्ठ होंगे, और 60% जो है एवरेज होंगे। किसी भी रिजल्ट जब निकलता है तो आप देखते हैं कि ज़्यादा अधिकतर लोग जो है एवरेज के ही होते हैं, मध्यम वर्ग के यानी सेकेंड क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से बुद्धि लब्धि का एक पठार भी बनाया जाता है कि इस तरीके से वो पठार बन जाएगा ऐसे ऐसे करके, कि यानी जो सबसे नीचे होंगे यहाँ से, मतलब सबसे नीचे कम होंगे और सबसे ऊपर भी कम होंगे, और ये वाला बीच वाला जो पोर्शन होगा ये मीडियम स्तर के बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से 90 से लेकर के 109 तक की जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वह जो है औसत लेवल के बुद्धि लेवल वाले होंगे। तो बुद्धि मापन का प्रयोग शरीर रचना के आधार पर लेवेस्टर ने दिया था, और इस तरीके से अब देखें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के आधार पर आप इसको समझेंगे कि भाई बुद्धि लब्धि कैसे होती। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया हुआ कि किसी बच्चे की मानसिक आय 12 है, उसकी वास्तविक आय क्रोनोलॉजिकल एज जो है 10 है, तो IQ क्या होगी। हम यहाँ थोड़ा सूत्र लिख देते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आय यानी मेंटल एज, इसको लिख देंगे मेंटल एज अपान वास्तविक आय यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये देखें, ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इसी सूत्र पे 3 सूत्र बन जाएंगे। मान लीजिए किसी भी में बुद्धि लब्धि पूछा है जिसमें मानसिक आय दिया हुआ है, वास्तविक आय दिया है, तो आप इसको निकाल लेंगे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि किसी बच्चे की मानसिक आय 12 है और वास्तविक आय 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। अब आप लिख लेंगे IQ बराबर मानसिक आय कितनी है 12 है और वास्तविक आय कितनी 10 है, और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे 100। अब इसको मान लीजिए यहाँ से ये 0 से कट गया तो ऊपर बचा 10 यानी 120। कितना हो गया 120। अब 120 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो किस में आएगा 120 बुद्धि लब्धि का मतलब हो गया कि वह बालक जो है अति श्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा। पहले क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी की बुद्धि लब्धि ही दे दिया है। क्या दे दिया बुद्धि लब्धि ही दे दिया है। बुद्धि लब्धि मान लीजिए, ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर किसी की बुद्धि लब्धि दे दिया है 80 है। क्या है 80, यहाँ 80 लिख देते हैं बराबर। फिर कह रहा है कि उसकी वास्तविक आय 10 है और मानसिक आय पूछ रहा है, तो मानसिक आय हम ले लेंगे MA मेंटल एज, और ये है आपकी ये 10 है। कितनी है 10 है, और इंटू ये 100 यहाँ कर दिया। फिर इसके बाद अब क्या करते हैं हम त्रियक गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये वाला गुणा इसमें हो जाएगा, 100 पे चला जाएगा नीचे। तो हम क्या निकालते लेंगे MA बराबर ये मेंटल एज बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10
बटा 100। एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया, तो इसकी मेंटल एज कितनी आ गई? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी की IQ यानी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वांटिएंट 50 है, मेंटल एज 5 है, क्रोनोलॉजिकल एज पूछ रहा है। इसको भी आप निकाल लेंगे। तीसरे फार्मूले पे यहाँ रखते हैं हम लोग, तीसरा फार्मूला देखेंगे, या अगर यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अब कह रहा है कि IQ कितना है? 50 है। कितना है? 50। हम यहाँ 50 लिख देते हैं, और बराबर मेंटल एज कितनी है? मेंटल एज 5 है, 5 लिख देते हैं, और क्रोनोलॉजिकल एज पूछ रहा है यानी CA पूछ रहा है, CA लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। अब यहाँ भी हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये ऊपर का गुणा तिर्यक यहाँ चला जाएगा, इसका गुणा यहाँ जाएगा, तो CA अगर पूछ रहा है CA तो हो जाएगा यानी 5 गुणे 100 बटा 50। अब एक जीरो से कट गया, ये 5 से कट गया, बचा कितना? 10। तो किसी की यानी वास्तविक आय बच्चे की कितनी हो गई? 10 हो गई। अगर मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन घुमा देता है, उलझा देता है बच्चों को कि भाई ये कैसा नया क्वेश्चन आ गया। जैसे एक क्वेश्चन आया था एक बार कि अब क्रोनोलॉजिकल एज, CA से क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आय 10 है, और कह रहा है कि मैथ में बच्चे का नंबर 8 आया और 10 सब्जेक्ट में उसका नंबर 10 आया। तो कह रहा है कि उसकी IQ बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वांटिएंट पूछ रहा है, तो यहाँ हम मानसिक आय निकाल लेंगे। अब मैथ का नंबर कितना है? 8 है, प्लस अदर का नंबर 10 है, इसका निकाल लेंगे। ये 2 है संख्या है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो यानी 18 बटा 2 बराबर आ गया 9। तो ये हमारा 9 क्या आ गया? मेंटल एज आ गया। क्या आ गया? MA आ गया, यानी ये आ गया, ये 9 आ गया। अब हम इसको लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अब देखें यहाँ कि दिया हुआ है, हम इसी सूत्र पे इसको रखेंगे। IQ बराबर मेंटल एज 9 अपान क्रोनोलॉजिकल एज 10 इंटू 100। ये 10 एक जीरो से कट गया, और 10 9 90। कितना हो गया? 90। तो 90 से लेकर के 109 तक के कौन से श्रेणी में आएंगे? औसत श्रेणी का आएगा। किस श्रेणी में आएगा? औसत श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के बनते हैं, और मुख्य रूप से ये भी पूछता है, इसे भी आप याद कर लेंगे। बहुत आसान है याद करना कि जो 140 से ऊपर होंगे वो जीनियस होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। जो 120 से लेकर के 139 होंगे अतिश्रेष्ठ होंगे, अति प्रखर होंगे। जो 110 से लेकर के 119 तक होंगे, एक तरीके से वो आपके श्रेष्ठ होंगे, सुपीरियर होंगे। और जो 90 से लेकर के 109 तक होंगे वो आपके एवरेज होंगे, औसत होंगे। और जो यहाँ तक हो गए 90, और फिर जो आपके 80 से लेकर के 89 तक होंगे वो आपके मंद बुद्धि के होंगे, पिछड़े होंगे। फिर 70 से लेकर के जो आपके 79 तक होंगे, 70 से जो 79 तक वो निर्मल बुद्धि के होंगे, 5% होते हैं, ये भी याद रखेंगे आप, 5%। और 50 से लेकर के 69 तक होते हैं मूर्ख होते हैं, 1%। और 25 से 49 तक ये मूढ़ होते हैं, 1%। 0 से 24 तक जड़ होते हैं, जो एकदम जड़ होते हैं, यानी इडियट टाइप के, उस टाइप के होते हैं। तो इस यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से ये क्वेश्चन जो बनेगा इसी टाइप के सवाल से ही क्वेश्चन बनेगा। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। और इसे देखिए 3 सूत्र बनता है। एक तो बुद्धि लब्धि बराबर, अगर हम इस सूत्र को लिख दें कि जैसे यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे, IQ बराबर MA अपान CA इंटू 100। एक सूत्र तो ये हो गया, ठीक। एक सूत्र आप यहाँ याद कर लेंगे। दूसरा, अगर MA पूछ रहा है, MA बराबर IQ इंटू CA अपान 100। एक सूत्र ये हो गया आपका, ऐसे त्रिय गुणा करके। अगर मान लीजिए CA पूछ रहा है आपका, CA
सी ए बराबर आपका एम ए इंटू 100 अपॉन IQ। ये 3 सूत्र के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुद्धिलब्ध में इतना ही है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके यहाँ से बनते हैं बुद्धिलब्ध निकालने के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।